हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रस्टी साइंस। तो आज हम साइंस का टॉपिक पढ़ेंगे लाइट, जो कि फिज़िक्स में से है। ठीक है, तो लाइट क्या होती है? लाइट चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइट क्या होती है। तो लाइट इज़ ए मीडियम दैट हेल्प द ह्यूमन आई टू सी द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें देखना है तो हमें क्या होगी? लाइट की ज़रूरत होगी। तो लाइट एक प्रकार का मीडियम है, एक साधन है जो कि हमें ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है। मान लो हम किसी अंधेरे कमरे में चले जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास आईज हैं, लेकिन वहाँ पे लाइट नहीं है, इसलिए हमें ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देते। तो लाइट होती है तो क्या होता है कि लाइट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है और वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज पे हम क्या करते हैं? उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। फिनोमिना ऑफ द लाइट, जो ये लाइट होती है इसके बहुत सारे फिनोमिनाज होते हैं। ठीक है, जैसे कि रिफ्लेक्शन हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? हिंदी में परावर्तन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन, जिसको अपवर्तन बोलते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। डिस्पर्जन क्या होता है? विक्षेपण होता है। पोलराइजेशन क्या होता है? ध्रुवण। और डाइफ्रैक्शन होता है विवर्तन। इंटरफेरेंस होता है व्यक्तीकरण। स्कैटरिंग क्या होता है? प्रकीर्णन। तो इस टाइप से ये बहुत सारे फिनोमिनाज हैं जो कि लाइट के चैप्टर से रिलेटेड हैं। हम एक एक फिनोमिना वाइज हम सबको स्टडी करेंगे। जैसे कि सबसे पहले रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो किसी भी प्लेन मिरर के ऊपर, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर, किसी भी प्लेन सतह के ऊपर जब लाइट आके गिरती है और वो क्या कर देता है? उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लाइट का किसी सतह के ऊपर आके गिरना और फिर उसका रिफ्लेक्ट हो जाना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। उसके बाद सेकंड फिनोमिना है वो रिफ्रैक्शन का है, जिसको हम अपवर्तन बोलते हैं। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है कि दो पारदर्शी, कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उसके अंदर लाइट आती है, ठीक है, और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, दूसरा मीडियम भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो वो लाइट बैंड हो जाती है। जो हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल वो होती है जहाँ पे लाइट गिरती है, जिस पॉइंट के ऊपर, उसमें हम एक अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे तो उसको हम नॉर्मल बोलेंगे। ठीक है, तो लाइट क्या होती है कि उस पॉइंट के ऊपर गिर के वन मीडियम से सेकंड मीडियम में जाती है। तो वो डिपेंड करती है कि पहला मीडियम रेयर है या दूसरा मीडियम रेयर है, या फिर कौन सा मीडियम डेंसर है, कौन सा रेयर है। रेयर और डेंसर को हम कैसे पहचानते हैं? एक अपवर्तनांक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जिसकी हाई होती है वो डेंसर मीडियम होता है, और जिसकी लो वैल्यू होती है वो रेयर मीडियम होता है। तो जब क्या होता है कि लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है, और जब डेंसर टू रेयर में जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाती है। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। इसके बारे में हम बाद में डिटेल में भी स्टडी करेंगे। थर्ड जो फिनोमिना है हमारा वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये जैसे रिफ्रैक्शन का ही एक टाइप आ जाता है कि जब लाइट जो है वो डेंसर टू रेयर में जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाती है। तो डेंसर टू रेयर में जाती है तो हम क्या करते हैं? उसके इंसिडेंट एंगल के ऊपर डिपेंड करता है हमारा रिफ्रैक्शन एंगल। ठीक है, तो हम इस टाइप से इंसिडेंट करें कि वो जो रिफ्रैक्शन है वो क्या हो? उसके परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री एंगल के ऊपर हो, तो उससे ज़्यादा वो रिफ्रैक्ट नहीं हो सकती। अगर वो उससे ज़्यादा हम बैंड कर देंगे इंसिडेंट लाइट को तो वो उसी मीडियम में क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्टेड हो जाएगी। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन बोलते हैं। बहुत ही हमारी डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस हैं इसके यूज़ करके ऑप्टिकल फाइबर, बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं जो कि हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन होता है वर्ण विक्षेपण। जैसे कि हमारे पास प्रिज्म है, प्रिज्म के अंदर से हम व्हाइट लाइट को क्या करवाते हैं? फॉल करवाते हैं, पास करवाते हैं, तो वो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। तो 7 कलर में व्हाइट लाइट का 7 कलर में डिवाइड हो जाना क्या होता है? डिस्पर्जन होता है। उसके बाद क्या है? पोलराइजेशन है। पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमिना है जो कि ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों के अंदर डिफ्रेंशिएट करता है। पोलराइजेशन का फिनोमिना ट्रांसवर्स वेव में होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में नहीं होता। ठीक है, तो पोलराइजेशन इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है। फिर उसके बाद है डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन जैसे नाम से ही
हमें लग रहा है जैसे कोई भी लाइट हम पास करवा रहे हैं, फॉल करवा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ जाए तो वहाँ से वो लाइट क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, डायफ्रैक्शन बोलते हैं। इंटरफेरेंस हो गया, इंटरफेरेंस, ठीक है। और उसके बाद जैसे स्कैटरिंग हो गया, तो स्कैटरिंग का फिनोमिना क्या होता है, जैसे कि इन्वायरमेंट में बहुत सारे छोटे छोटे धूल के कण हैं या फिर और बहुत सारे कण हैं, तो जब लाइट आती है तो वो क्या करते हैं, लाइट को डिस्पर्स करवा देते हैं, ठीक है, स्कैटर कर देते हैं उस लाइट को। तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये 8 फिनोमिनाज हैं जो कि लाइट से रिलेटेड हैं। और अब हम क्या करेंगे, इन हर एक फिनोमिनाज के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो फिनोमिना है लाइट का वो है रिफ्लेक्शन, ठीक है, परावर्तन। किसी भी सतह के ऊपर लाइट का गिरना और वहाँ से बैंड हो जाना, बाउंस बैक हो जाना, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन के 2 लॉज होते हैं। फर्स्ट लॉ क्या होता है, देखो जैसे कि हमारे पास ए बी क्या है, कोई भी मिरर है और उसकी वन साइड क्या कर रखी है, जैसे पॉलिश कर रखी है, इसको नीचे की साइड से पॉलिश कर रखा है। तो अगर हम लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं, आई जो है ये हमारी इंसिडेंट रे है, ठीक है, इंसिडेंट रे इसके ऊपर इंसिडेंट करती है यहाँ पे एम पॉइंट के ऊपर, एम पॉइंट से ये क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है, क्योंकि ये वन साइड से पॉलिश है तो ये इसमें से पास नहीं होगी, ठीक है। ग्लास का अगर वन साइड पॉलिश कर दें तो वो मिरर बन जाता है। तो एक साइड, नीचे वाली साइड को हमने पॉलिश कर रखा है, लाइट यहाँ पे फॉल होगी एम पॉइंट के ऊपर और एम पॉइंट से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जो इंसिडेंट लाइट है उसको हम आई से डिनोट कर रहे हैं और जो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट है उसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं। तो लाइट हमारी आती है और उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होती है हमारे मिरर के ऊपर, एम पॉइंट के ऊपर, और वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जो पॉइंट जहाँ पर लाइट इंसिडेंट कर रही है उसको उसका इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं, और वहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर दें तो वो वहाँ पे नॉर्मल कहलाता है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे विल ऑल राइज इन द सेम प्लेन, सारी की सारी क्या करेंगी, ऑल राइज इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सभी रेज क्या करेंगी, एक ही प्लेन में लाई करेंगी, जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने ये लाइट इंसिडेंट करवा रखी है, तो ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये हमारी नॉर्मल है। तो जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे, और जो एंगल नॉर्मल के बीच में और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बन रहा है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, मीन्स एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होगा। तो ये दोनों लॉ हैं, ये जो क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद देखो जो लाइट होती है उसकी खुद की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट क्या करती है, हमेशा रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन करती है, एक सरल रेखा में गति करती है। और सेकंड प्रॉपर्टी है ड्यूअल नेचर ऑफ द लाइट, वेव एंड पार्टिकल। लाइट जो होती है उसका ड्वेल नेचर होता है, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। बहुत सारे फिनोमिनाज हमने ऐसे पढ़े हैं जो कि लाइट का वेव नेचर और पार्टिकल नेचर शो करती हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सारे फिनोमिना जो हैं वो लाइट का क्या दिखा रहे हैं, वेव नेचर दिखा रहे हैं। लेकिन जैसे कि कॉम्पटन इफेक्ट हम फिजिक्स में पढ़ते हैं तो वो क्या शो कर रहा है, पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। पार्टिकल नेचर का ये मतलब है कि जो लाइट हमारी होती है वो पार्टिकल्स की फॉर्म में होती है, जिसको कि हम फोटोन बोलते हैं। आपने देखा होगा एनर्जी जो होती है वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स होती है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, जैसे फोटोन बोलते हैं। और वन फोटोन जो होता है वो एच न्यू एनर्जी का होता है, मतलब एक पैकेट की तरह काम करता है और उस पैकेट में एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। और वेव नेचर जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं तो वो सारे क्या होती हैं, वेव नेचर की होती हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन जो भी फिनोमिनास दिखाई देते हैं हमें वो लाइट के वेव नेचर की वजह से होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो
जो लाइट होती है उसकी जो स्पीड होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। सबसे पहले अगर हम देखें वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड कितनी होती है, तो वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से लाइट क्या करती है, ट्रैवल करती है वैक्यूम के अंदर। ठीक है, उसके बाद जैसे वाटर है, तो वाटर के अंदर क्या होता है, हमारी जो लाइट है उसकी स्पीड होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम देखेंगे, देखो स्पीड ऑफ लाइट अगर वैक्यूम के अंदर देखी जाती है तो 3 × 10⁸ है, और अगर वाटर के अंदर देख रहे हैं तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और ग्लास के अंदर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो जैसे जैसे हमारा मीडियम ज़्यादा ठोस होता जा रहा है, सॉलिड होता जा रहा है, वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। यहाँ पे 3 × 10⁸ था, यहाँ पे 2.25 × 10⁸ था, और यहाँ पे 2 × 10⁸ तो यहाँ पे क्या हो रही है, जैसे कि गैसेस से जब हम लिक्विड में आए तो इसकी स्पीड कम हुई, और जब हम लिक्विड से सॉलिड में गए तो वहाँ पे इसकी स्पीड और ज़्यादा कम हो गई। ठीक है, अब है टाइम। जैसे कि सनलाइट है और मूनलाइट है, तो सनलाइट और मूनलाइट को अर्थ तक पहुँचने में कितना कितना टाइम लगता है, तो जो सनलाइट है उसको 8 मिनट 19 सेकेंड का टाइम लगता है अर्थ तक पहुँचने में, और जो मूनलाइट है उसको 1 मिनट 28 सेकेंड का टाइम लगता है अर्थ तक पहुंचने में। ठीक है, तो इस टाइप से हमने इनके बारे में स्टडी किया है, और आगे हम ये देखेंगे कि जो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है वो मिरर के अंदर होता है, और मिरर के बहुत सारे टाइप होते हैं। कौन से टाइप से किस टाइप की हमें इमेज मिलती है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने लाइट के बारे में पढ़ा, इसके सारे फिनोमिनास का थोड़ा सा आइडिया लिया कि कौन सा फिनोमिना कैसे होता है, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा। 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हैं, जैसे कि पहला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों सेम प्लेन में लाया करते हैं, और सेकेंड लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज, लाइट हमेशा रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन करती है, बिल्कुल सरल रेखा में गति करती है, और लाइट का जो नेचर होता है वो ड्यूअल नेचर होता है, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। और स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो क्या होती है, मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है कि कौन सा मीडियम है, वैक्यूम है, वाटर है या फिर ग्लास है। तो मीडियम टू मीडियम स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, चेंज होती है। जो सनलाइट है उसको अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकेंड लगते हैं, और मून लाइट को अर्थ तक पहुंचने में 1 मिनट 28 सेकेंड का टाइम लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो लास्ट क्लास में हमने लाइट चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, तो लाइट चैप्टर में हमने लाइट के बारे में और उसके बहुत सारे फिनोमिनाज होते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, स्कैटरिंग हो गया, ठीक है, पोलराइजेशन हो गया, तो इन सब फिनोमिनाज के बारे में पढ़ा था। और लॉज ऑफ जो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, उसके बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में हम कितने टाइप के मिरर होते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन जो फिनोमिना होता है वो मिरर से होता है। ठीक है, तो कितने टाइप के मिरर होते हैं और वो रिफ्लेक्शन को कैसे शो करते हैं, किस टाइप की इमेज हमें उससे मिलती है, तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मिरर देखा जाए तो प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर के अंदर क्या होता है, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग पार्ट इज प्लेन। प्लेन मिरर वो मिरर होते हैं जिसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, जहाँ से वो रिफ्लेक्ट करता है, वो क्या हो, प्लेन हो, तो उसको हम प्लेन मिरर बोलते हैं। जैसे कि नॉर्मली ये बना रखा है मैंने छोटा सा, इसके अंदर क्या है कि अगर इसकी बैक साइड में पॉलिश कर रखी है तो इसका फ्रंट साइड क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, और ये बिल्कुल ही प्लेन है। जो हम रेगुलर फेस देखने के लिए जो मिरर का यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, प्लेन मिरर होते हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि प्लेन मिरर के अंदर जो इमेजेस बनती हैं उन इमेजेस का नेचर कैसा होता है। सबसे पहले देखो क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज। कैसी इमेज मिलेगी, इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो प्लेन मिरर से हमें इमेज मिलती है उसका साइज क्या होता है, इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट।
हम क्या करते हैं, प्लेन मिरर के आगे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट जो है वो हमें मिरर के अंदर उतना ही बैक साइड में दिखेगा जितना वो हमने फ्रंट में रख रखा है। मतलब उसकी डिस्टेंस क्या होगी, उतनी ही बैक साइड में होगी मिरर के जितनी हमने उसको फ्रंट में रख रखा है। और इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेजिनरी होगा, और वो क्या होगी, लैटरल इनवर्स इमेज होगी। ठीक है, उसके अलावा क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड्स द मिरर विद स्पीड v देन इमेज अपीयर टू मूव विद स्पीड 2v। हम क्या करते हैं कि जैसे कि हमने प्लेन मिरर ले रखा है, तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, अगर उस प्लेन मिरर की साइड मूव करता है तो उस मिरर के अंदर जो इमेज मूव करेगी वो क्या करेगी, उससे डबल वेलोसिटी से मूव करेगी। मान लो v वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है मिरर की साइड, तो मिरर के अंदर जो इमेज बनी हुई है वो क्या करेगी, 2v वेलोसिटी से मूव करेगी। ठीक है, मान लो कि जैसे 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उसकी जो इमेज होगी वो क्या होगी, 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करती हुई दिखेगी। उसके बाद क्या है, टू सी द कंप्लीट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज ऑफ द मिरर शुड बी हाफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हमें क्या करनी है, किसी भी ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज देखनी है, तो मिनिमम साइज, कितना मिनिमम साइज होना चाहिए प्लेन मिरर का, तो उसका साइज जो है वो क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के साइज के एटलीस्ट हाफ होना चाहिए। कम से कम उसके हाफ साइज का मिरर अगर हम लेंगे तो उसके फुल की इमेज बनेगी, और अगर हाफ से हम छोटे साइज का मिरर ले लेते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज हमें नहीं मिल पाएगी। उसके बाद क्या है कि इफ़ टू simple mirror have inclined theta angle then the number of images will be formed 360 by theta minus 1। अगर हमने क्या कर रखा है, दो प्लेन मिरर को एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड कर रखा है किसी भी एंगल के ऊपर, ठीक है, तो क्या होता है कि हमें बहुत सारी इमेजेस मिलती हैं। तो वो नंबर ऑफ इमेजेस, वो हमें कितनी इमेज मिलेंगी, वो उसके थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि दोनों मिरर को हमने कितने एंगल के ऊपर इंक्लाइंड कर रखा है। तो वो जो फॉर्मूला है वो होगा 360 बाई थीटा माइनस 1। अब थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि कितनी नंबर ऑफ इमेज मिलेंगी। मान लो कि हमें 60 डिग्री एंगल के ऊपर दोनों हमने मिरर को क्या कर रखा है, इंक्लाइन कर रखा है, तो जो इमेज हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, 360 बाई 60 माइनस 1। 360 बाई 60 करेंगे तो 6 आएगा, और माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब अगर हम दो प्लेन मिरर को 60 डिग्री के ऊपर एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड करते हैं तो जो नंबर ऑफ इमेजेस मिलेंगी वो हमें कितनी मिलेंगी, 5 मिलेंगी। उसके बाद देखो क्या है कि इफ द इंसिडेंट रे रोटेट बाय थीटा एंगल देन द रिफ्लेक्टेड रे रोटेट बाय 2 थीटा एंगल। मतलब अगर हम इंसिडेंट रे को थीटा एंगल से क्या करें, रोटेट करें, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो क्या होगी, 2 थीटा एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, रोटेट हो जाएगी वहाँ पे। तो क्या होता है, देखो इंसिडेंट रे, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि इंसिडेंट रे वो रे होती है जो कि मिरर के ऊपर इंसिडेंट करती है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रे रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी। ठीक है, तो अगर हम इंसिडेंट रे को थीटा एंगल से रोटेट कर दें तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो क्या हो जाएगी, 2 थीटा एंगल से रोटेट होती हुई दिखेगी। आगे देखो, ये तो था प्लेन मिरर। उसके बाद होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जैसे कि नाम से ही दिख रहा है, स्फीयर का कोई भी अगर हम एक पार्ट ले लें तो वो पार्ट क्या करता है कि उसके अंदर साइड पॉलिश करें या बाहर की साइड पॉलिश करें, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कॉन्वेक्स मिरर है या कॉनकेव मिरर है, हमने उसके अंदर कहाँ पे पॉलिश किया है। अगर हमने उस स्फेरिकल मिरर के पार्ट के अंदर की साइड पॉलिश कर रखा है और उसका बाहर वाला जो पोर्शन है वो अगर रिफ्लेक्टिंग है तो उस मिरर को हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। और अगर हमने स्फेरिकल पार्ट के बाहर वाली साइड पॉलिश कर रखी है और अंदर वाला साइड अगर रिफ्लेक्टिंग है तो वो क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, इट इज़ द पार्ट ऑफ स्फीयर वेयर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जेस आउट टुवर्ड्स द लाइट सरफेस। अब हम क्या करते हैं कि जहाँ से हम लाइट गिराते हैं, अगर रिफ्लेक्टिंग पार्ट लाइट की साइड बल्जेस आउट हो, मतलब अंदर की साइड हमने क्या किया है, जैसे कि ये पूरा स्फीयर था, हमने इसका छोटा सा पार्ट ले लिया, इस छोटे से पार्ट में हमने क्या कर दिया, अंदर पेंट कर दिया, और बाहर वाला जो पार्ट है इसका वो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो अगर बल्जेस आउट है, वहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उस टाइप के मिरर को हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। ठीक है,
अब आता है इसका यूज़, कहाँ पे यूज़ किया जाता है। जैसे कि जितने भी व्हीकल्स हैं उनके अंदर साइड मिरर लगा होता है, तो उन हर एक साइड मिरर के अंदर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, रियर व्यू दिखाता है, हमें बहुत सारा व्यू उस छोटे से मिरर में दिख जाता है। तो जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनके साइड मिरर में कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है। और जो रिफ्लेक्टिंग मिरर होते हैं, रोड्स के ऊपर दोनों साइड रिफ्लेक्टिंग मिरर लगाए जाते हैं, वो भी कॉन्वेक्स मिरर ही होते हैं। उसके बाद देखो सेकंड पार्ट होता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होगा, वैसे ही हम क्या ले लेते हैं, स्फीयर ले लें और उसका एक छोटा सा पार्ट ले लें हम कट करके, ठीक है, और उस पार्ट की बाहर वाली साइड के ऊपर हम पॉलिश कर दें, तो अंदर वाला पार्ट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्ट करेगा तो वो कौन से टाइप का, कॉनकेव टाइप का मिरर बन जाएगा। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्फीयर वेयर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ऑन द इनर साइड ऑफ द कर्व्ड शेप्ड। जैसे कि कर्व्ड सरफेस का हमने पार्ट लिया तो बाहर की साइड हमने पॉलिश कर दिया, तो अंदर वाला पार्ट क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इस टाइप से कि जो मिरर बनेगा ये क्या बनेगा, कॉनकेव मिरर बनेगा। अब देखो इनके अंदर हम क्या करेंगे, इनकी इमेजेस कैसे बनती हैं और वो जो इमेजेस बन रही हैं उनका नेचर कैसा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी टर्म्स की स्टडी करनी पड़ेगी। इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक स्फीयर है, कंप्लीट स्फीयर है, ठीक है। तो स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको हम क्या नाम देंगे, सी से रिप्रेजेंट करेंगे और उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ठीक है। मतलब पूरे कर्वेचर का जो सेंटर है उसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। जो स्मॉल पार्ट हमने लिया है, कट आउट किया है मिरर बनाने के लिए, तो उसके जो बीच का पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि सेंटर से लेके और उसके बाहर सर्कमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, रेडियस ऑफ स्फीयर होती है। तो रेडियस ऑफ स्फीयर को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और यहाँ पे ये रेडियाई ऑफ कर्वेचर हो जाएगी, ठीक है, आर से इसको डिनोट करेंगे। फिर होती है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगी, जो हमारी पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को हाफ कर दें तो जो पॉइंट हमारा आएगा वो क्या होगा, फोकल लेंथ का पॉइंट होगा, ठीक है, वो हमारा फोकस पॉइंट होगा। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके फोकस पॉइंट तक के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, फोकल लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स हैं। एक होती है प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हम एक एक्सिस को ड्रॉ कर दें पोल से, फोकस से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए, तो वो जो लाइन हमारी आएगी वो क्या आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स हैं जो कि इनके इमेजेस का नेचर जो देखने के लिए हम यूज़ करेंगे। उसके बाद देखो क्या है, फोकल लेंथ के लिए अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है और फोकल लेंथ हमें निकालनी है, तो फोकल लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2 के बराबर। मतलब अगर हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं और फोकल लेंथ है तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। उसके बाद होता है एक मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, देखो अगर हमारे पास फोकल लेंथ है, अगर हमने क्या कर रखा है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर में से कोई भी मिरर यूज़ कर रखा है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये हमने मिरर यूज़ किया है और यहाँ पे हमने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है और ये यहाँ पे इसके ऊपर इंसिडेंट होके क्या हो जाता है, यहाँ से फोकस से पास होके मान लो यहाँ पे इसकी इमेज बन जाती है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर है मिरर से वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो जाएगा और उसको हम किससे डिनोट करेंगे, यू से डिनोट करेंगे। और जो है हमारी इन्वर्टेड, मान लो हमें इमेज मिल रही है, इमेजिनरी इमेज हमें मिल रही है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, कौन सी इमेज हो जाएगी, वो हमारी वी डिस्टेंस हो जाएगी। वी क्या, यू क्या होगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और वी क्या होगी, उसके अंदर जो इमेज बन रही है उसकी डिस्टेंस। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है कि अगर मान लो हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस दे रखी है और वहाँ से हमें फोकल लेंथ निकालनी है, तो मिरर फॉर्मूला का यूज़ करके हम निकालते हैं। मिरर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u के बराबर होती है। मतलब तीनों में से अगर हमें कोई भी
दो चीज़ दे रखी हैं और थर्ड हमें निकालनी है, तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करके निकाल सकते हैं। मिरर फॉर्मूला और आगे एक लेंस फॉर्मूला आएगा, दोनों में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है और इसके फॉर्मूले को याद रखने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी भी होती है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे प्लस साइन है और उसमें यहाँ पे माइनस साइन आएगा, बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है और यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मिरर फॉर्मूला में प्लस आएगा। फिर होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ये होता है कि जो हमारे पास मिरर है वो इमेज को कितना मैग्नीफाई करके हमें दिखा रहा है, उसको उसका मैग्निफिकेशन बोलते हैं। मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करते हैं और मैग्निफिकेशन जो है वो v/u के बराबर होता है। v क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। v क्या हो जाएगा, हमारी जो इमेज बनी है वो कितनी डिस्टेंस के ऊपर है, और u क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ हमने क्या किया है, टाइप ऑफ मिरर के बारे में पढ़ा है। ठीक है, प्लेन मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया और कॉन्वेक्स मिरर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम नेचर ऑफ इमेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि कितने कितने टाइप की इमेजेस हमें मिलती हैं और इनसे जो इमेज बनती हैं उनका नेचर कैसा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो साइंस में हम लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे, उसके 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम 3rd पार्ट डिस्कस करेंगे। पहले 2 पार्ट में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, टाइप ऑफ मिरर के बारे में पढ़ा था, कितनी टाइप के मिरर होते हैं, और प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनती है उनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है वो हमने पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ेंगे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, दोनों के रे डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। किस टाइप की इमेज हमें इसमें से मिलती है और कैसे वो इमेज बनती है वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कौन सा मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर वो मिरर होता है जिसके अंदर अगर हम स्फीयर का कोई एक पार्ट लेते हैं और जिसका अंदर वाला पार्ट क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, और बाहर वाला पार्ट जो बल्जेस आउट है, जो बाहर की तरफ उभरा हुआ है, वो क्या करता है, रिफ्लेक्टिंग होता है। तो इस टाइप से ये जो मिरर मैंने बनाया है ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। अब कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होता है कि मान लो ये एक स्फीयर का पार्ट है जैसे, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, सी से हम किसको डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे ये जो कटआउट पार्ट हमने लिया है स्फेरिकल का, ठीक है, स्फीयर का, तो ये जो कटआउट पार्ट के बीच का जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों के बीच के अंदर जो है वो हम क्या करते हैं, फोकस पॉइंट लेते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि रेडियस जो यहाँ पे बन रही है, तो रेडियस को जो बीच पे जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, फोकस पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इमेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि इसके अंदर इमेज कैसे बनती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमने इनफाइनाइट के ऊपर रख रखा है, इनफाइनाइट का मतलब बहुत ही ज़्यादा दूर हमने रख रखा है, तो उससे क्या होंगी, रे जो है वो आके इसके ऊपर इंसिडेंट करेंगी। ठीक है, उससे क्या होगा, अब ये रे हैं अगर मिरर के ऊपर फॉल हुई हैं तो ये क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इस टाइप से रे क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। लेकिन हमें तो क्या करना है, इसमें से इमेज फाइंड आउट करनी है। तो इमेज कैसे बनेगी, हम क्या करते हैं, इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ कर देते हैं कि अगर ये इससे पास होता तो ये लाइन यहाँ पे आके एक दूसरे से मिलती। ठीक है, तो इस टाइप से इमेज जो हमें मिलेगी वो फोकस के ऊपर मिलेगी और बिल्कुल ही पॉइंट साइज की हमें इमेज मिलेगी। तो वह ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट के ऊपर है तो जो इमेज मिलती है कॉन्वेक्स मिरर के केस में वो हमें फोकस के ऊपर मिलती है और इमेज का साइज बिल्कुल ही पॉइंट साइज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज क्या मिलेगी, स्मॉल साइज की मिलेगी। और अगर मिरर की दूसरी साइड मिल रही है तो वो हमें क्या मिलेगी, इमेजिनरी इमेज मिलेगी। ठीक है, आभासी मिलेगी, वास्तविक नहीं होगी, रियल नहीं होगी। फिर देखो सेकंड कंडीशन क्या है कि हम ले लेते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट के ऊपर ना होकर किसी फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है, मतलब वो हमारे पास किसके ऊपर है, पोल के बीच में और इनफाइनाइट डिस्टेंस के कहीं बीच में है, जिसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या लेते हैं, इस टाइप से हमने क्या बना लिया, ये कॉन्वेक्स मिरर बना लिया। कॉन्वेक्स मिरर है तो अंदर वाला साइड क्या है इसका, पॉलिश है।
ठीक है। तो वैसे ही हम कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यहाँ पे फोकस हो गया, ये पोल हो गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है वो पोल हो गया। अब हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास ए बी ऑब्जेक्ट है और वो किसी फिक्स डिस्टेंस के ऊपर है पोल से, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा, रे जो लाइट है, रे ऑफ लाइट, वो इसमें से इमर्ज होंगी और इमर्ज होके फिर हम देखते हैं कि हमारा क्या, कहाँ पे हमारी इमेज बनती है। तो इस टाइप से वन रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, इसके ऊपर जाएगी और मिरर के ऊपर इंसिडेंट करेगी, और सेकंड जो रे ऑफ लाइट है वो भी क्या करेगी, हम टू रे ऑफ लाइट से क्या करेंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो वन रे ऑफ लाइट है वो हमारी क्या होगी, इस टाइप से पास आउट होगी। सेकंड रे ऑफ लाइट क्या करेगी, इस टाइप से फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग मिरर है, तो ये इसको बैक रिफ्लेक्ट करेगा। जो ये मैंने आगे बढ़ाई है ये हमने इमेजिनरी लाइन, मतलब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें जो इमेज मिलेगी वो कहाँ पे मिलेगी, ठीक है। और सेकंड रे ऑफ लाइट जो है वो हम मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास। वन रे ऑफ लाइट क्या करते हैं, हम फोकस से पास आउट करवाते हैं, और सेकंड रे ऑफ लाइट हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट करवाते हैं। और जहाँ पे ये दोनों लाइट, दोनों रे जो हैं एक दूसरे को कट आउट करती हैं, वो पॉइंट ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करेगी, इमेज बनी हुई दिखेगी। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि वन रे ऑफ लाइट हमारे पास ऑब्जेक्ट ए बी है, ठीक है, ए बी साइज का हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे जो कट आउट कर रही है ये हमारी क्या मिल रही है, हमें इमेज मिल रही है, ठीक है। तो ए बी साइज का जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज जो है वो हमें ए डैश बी डैश से मिल रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लेंथ है वो क्या होगी, स्मॉल मिलेगी हमें, ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो स्मॉल होके मिलेगा, ठीक है। हमें क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट का साइज स्मॉल होके मिलेगा, और इसका क्या मिलेगा, हमें इमेजिनरी जो है इमेज मिलेगी, आभासी हमें इमेज मिलेगी, रियल इमेज नहीं मिलेगी, ठीक है। और ये क्या होगी, इरेक्ट होगी, बिल्कुल सीधी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो इससे हमें किस टाइप की रेज मिलती हैं, इससे हमें जो इमेज मिलती है वो किस टाइप की मिलती है, स्मॉल मिलती है, ठीक है, स्मॉल साइज की मिलती है, इरेक्ट मिलती है, ठीक है, और इमेजिनरी होती है। किस टाइप की इमेज मिलती है, स्मॉल मिलती है, इरेक्ट मिलती है, और इमेजिनरी इमेज मिलती है। मतलब हमें बिल्कुल छोटे साइज की मिलेगी, जैसे कि हमें पता है कि जैसे कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, व्हीकल्स के साइड मिरर में लगाया जाता है, तो जो इमेज हमें मिलती है वो बहुत ही छोटी मिलती है, मतलब रियर व्यू हमें पीछे का दिखाई देता है। वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, जिस भी ऑब्जेक्ट की इमेज हमें दिखाता है वो हमें स्मॉल करके दिखाता है, और वो स्मॉल करके दिखाता है तभी हमें क्या मिलता है, एक बहुत बड़ा एरिया उस छोटे से मिरर में हम कवर कर लेते हैं। तो इस टाइप से क्या होगी, हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या मिलेगी, हमें दोनों की इमेज मिलेगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हमने देखा है कि जैसे इरेक्ट इमेज मिलती है, ठीक है, इमेजिनरी होती है, और क्या होती है, स्मॉल साइज की होती है, मतलब छोटे साइज की होती है, और जो प्रतिबिंब हमें मिलते हैं वो आभासी मिलते हैं, ठीक है, और वो साइज में क्या होते हैं, छोटे होते हैं और बिल्कुल सीधे होते हैं, मतलब उल्टा प्रतिबिंब हमें नहीं मिलता। लेकिन कॉनकेव मिरर क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अब हम रे डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे कि हमें किस टाइप की इमेजेस मिलेंगी। तो सबसे पहले हम वही केस लेते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। तो सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर बनाते हैं। कॉनकेव मिरर क्या होगा, देखो कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसके हम अंदर वाला पार्ट क्या हो, रिफ्लेक्टिंग हो, और बाहर वाले पार्ट के ऊपर क्या कर रखी हो, पॉलिश कर रखी हो। तो इस टाइप से हमने ये मिरर बनाया है, ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। कॉनकेव मिरर के अंदर अगर हम देखते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे, स्टार्टिंग में हम ऑब्जेक्ट कहाँ पे लेते हैं, इनफाइनाइट पे लेते हैं, और यहाँ पे जिधर से लाइट आ रही है वहीं पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है, और वहीं पे हमारा फोकस पॉइंट भी है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, लाइट इसके ऊपर फॉल करवाते हैं,
सबसे पहले जैसे लाइट इसके ऊपर फॉल आउट करती है तो वो क्या करती है, बैक रिफ्लेक्ट करती है, और बैक रिफ्लेक्ट करती है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे आके आपस में फोकस जो पॉइंट है वहाँ पे आके ये हमें मिलेंगी। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट के ऊपर है तो हमें जो इमेज है वो कैसे मिलेगी, पॉइंट साइज की इमेज हमें मिलेगी, और वो कहाँ पे होगी, फोकस के ऊपर होगी, ठीक है। और जो प्रतिबिंब हमें मिलेगा वो क्या होगा, रियल होगा, इमेजिनरी नहीं होगा। जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उसी साइड अगर हमें इमेज मिल रही है तो वो हमारा हमेशा क्या होता है, रियल प्रतिबिंब होता है, रियल इमेज होती है वो, जिस साइड से लाइट हम फॉल करवा रहे हैं अगर उसी साइड हमें इमेज मिलती है तो। अगर दूसरी साइड मिलती है तो वो इमेजिनरी होती है। तो यहाँ पे हमें जो इमेज मिल रही है वो क्या है, रियल इमेज है। अब हम क्या करते हैं, जैसे रियल इमेज हमें मिली है और ये क्या है, बिल्कुल ही पॉइंट साइज की है। अब हम क्या देखते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट के ऊपर ना होके, इनफाइनाइट के ऊपर ना होके उसके हम क्लोज लेके आते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सम डिस्टेंस, अगर हम किसी डिस्टेंस के ऊपर हमारे ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसके बाहर वाला पार्ट क्या हो, पॉलिश हो, और अंदर वाला पार्ट क्या हो, रिफ्लेक्टिंग हो, ठीक है। ये जो लाइन है ये हमारी शो कर रही है किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को। ये क्या हो जाएगा, पोल, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या हो जाएगी, फोकस पॉइंट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग पॉइंट के ऊपर हम ऑब्जेक्ट को लेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे, ठीक है। जैसे कि ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे पॉइंट के ऊपर लिया है। अब ये क्या करेगी, लाइट वैसे ही इसके ऊपर इंसिडेंट करेगी, ठीक है। इंसिडेंट जो लाइट करती है वो क्या करती है, हमारे फोकस से पास होके जाती है, और एक रे ऑफ लाइट क्या करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होती है डायरेक्ट, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस टाइप से ये पास आउट होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और ये क्या करेगी, फोकस वाली लाइट के साथ यहाँ पे आके इसको कट करेगी, ठीक है। तो जहाँ पे ये दोनों रे ऑफ लाइट एक दूसरे को कट कर रही हैं वहाँ पे क्या बनता है, हमें इमेज मिलती है। तो ए डैश बी डैश इमेज जो है वो हमें यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे है तो उसकी जो इमेज हमें मिलती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में मिलती है, और जो इमेज हमें मिल रही है वो उधर ही मिल रही है जहाँ जिस साइड हमने ऑब्जेक्ट लिया है। तो उधर अगर इमेज मिल रही है तो इमेज हमारी क्या है, रियल है। लेकिन आपको दिख रहा है कि ये नीचे की साइड है तो इसका मतलब इन्वर्टेड है। तो कॉनकेव मिरर के केस में हमें क्या मिलती है, रियल, ठीक है, रियल मिलती है, इन्वर्टेड मिलती है, और यहाँ पे साइज क्या है इसका, स्मॉल साइज है। जो हमने ऑब्जेक्ट का साइज ले रखा है उससे स्मॉल साइज की हमें क्या मिली है, इमेज मिली है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट केस कंसिडर करते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लिया था सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे, अब हम अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर लेंगे तो किस टाइप की इमेज मिलेगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया और ये पोल हो गया। अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर लेते हैं, तो यहाँ पे ए बी हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ए बी ऑब्जेक्ट ले लिया। जब हम ए बी ऑब्जेक्ट लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर तो हमारी वन रे ऑफ लाइट क्या करती है, यहाँ पे इंसिडेंट करती है, ठीक, और वो क्या करती है, फिर फोकस से पास होती है। सेकेंड रे ऑफ लाइट क्या करती है, ये हमारी इसके ऊपर इंसिडेंट होती है, ठीक है, इसके ऊपर इंसिडेंट होती है और यहाँ पे ये बैक साइड में आती है। तो जो इमेज यहाँ पे हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल अपोजिट में मिलेगी। ये दोनों रे आके यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल अपोजिट में मिलेंगी। मतलब जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लिया था उसी के अपोजिट में हमें क्या मिल जाएगी, इमेज मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये हमें इमेज मिल रही है, ये बिल्कुल ही इसी के साइज की होगी, ठीक है, बिल्कुल इसी के साइज की होगी और इन्वर्टेड होगी,
और साइज में क्या है इसके, ये बिल्कुल सिमिलर है। तो इस केस में हमें जो इमेज मिल रही है सेकंड केस में, ये फर्स्ट केस के लिए थी, सेकंड केस में हमें रियल इमेज मिलेगी, ठीक है, इन्वर्टेड होगी और सेम साइज की होगी। जैसे साइज का हमने ऑब्जेक्ट लिया है वैसे ही साइज की हमें क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी, ठीक है। अब हम थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस में हम क्या करते हैं, जो कि हमने क्या लिया, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर लिया, फर्स्ट केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे लिया, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लेते हैं। थर्ड केस में हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में और फोकस के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो जैसे कि ये हमारा क्या बना लिया हमने, कॉनकेव मिरर बना लिया, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्ट कहाँ पे ले रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में और फोकस के बीच में ले रहे हैं। तो यहाँ से वन रे ऑफ लाइट क्या करेगी, इसके ऊपर इंसिडेंट करके फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड रे ऑफ लाइट क्या करेगी, यहाँ पे इंसिडेंट करेगी और इधर आके मिलेगी। तो यहाँ पे जो है हमें क्या मिलेगी, हमारे पास इमेज मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमें इमेज मिल रही है वो क्या है, रियल है, क्योंकि उसी साइड मिल रही है जिस साइड हमने ऑब्जेक्ट लिया है। इन्वर्टेड है, इसके नीचे की साइड मिल रही है तो इन्वर्टेड इमेज है, और साइज क्या हो जाएगा, लार्ज साइज हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड केस में हमें जो इमेज मिलेगी वो रियल मिलेगी, ठीक है, इन्वर्टेड मिलेगी और किस साइज की मिलेगी, लार्ज साइज की मिलेगी। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उससे लार्ज साइज की इमेज मिलेगी। तो हमें जो है कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर दोनों की हमने इमेजेस के बारे में पढ़ा। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा हमें स्मॉल साइज की इमेज देता है, और वो इमेज जो होती है वो इमेजिनरी होती है, आभासी होती है, रियल नहीं होती, और स्मॉल साइज की होती है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में हमें क्या है, रियल इन्वर्टेड और स्मॉल साइज की इमेज भी मिली है, और इमेजिनरी इन्वर्टेड और लार्ज साइज की भी इमेज मिली है। वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमने कहाँ पे रखा है। तो इस टाइप से हमने क्या पढ़ा, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों से मिलने वाली इमेजेस के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो इसके आगे हम क्या करते हैं, आगे वाला फिनोमिना डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेकंड फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा जो पहला जो फिनोमिना था रिफ्लेक्शन का वो ख़त्म होता है। हमने प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ लिया, हमने इनके यूजेस के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। लास्ट क्लास में कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस पढ़े थे हमने, कि जो रियर व्यू है उसको देखने के लिए यूज़ किया जाता है, और जैसे कि हेडलाइट्स होती हैं जो रोड्स के दोनों साइड लगी होती हैं, उनके अंदर भी क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। लेकिन जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनकी हेडलाइट में जो मिरर लगा होता है वो हमारा कॉनकेव मिरर लगा होता है, ठीक है। और जो सेविंग मिरर है यूज़ किया जाता है, मतलब बेसिकली बड़ा साइज़ देखने के लिए, जैसे कि हम फेस का बड़ा साइज़ देखते हैं, तो जिसमें बड़ा साइज़ दिख रहा है, जैसे कि जो डेंटिस्ट हैं वो यूज़ करते हैं जिस मिरर को, तो उन सब मिरर में कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने इनके यूजेस पढ़े हैं और इनके बारे में स्टडी किया है। अब हम सेकंड फिनोमिना डिस्कस करेंगे लाइट का। सेकंड फिनोमिना, जैसा कि आप सभी को पता है, सेकंड फिनोमिना जो है वो रिफ्रैक्शन का है। सेकंड फिनोमिना है रिफ्रैक्शन का। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, अपवर्तन होता है। रिफ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं, ठीक है। अपवर्तन क्या होता है, सबसे पहले जैसे कि लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, अपवर्तन क्या होता है, अगर हमारे पास टू फेज हैं, टू मीडियम है, तो लाइट क्या करती है, डिफरेंट स्पीड से दोनों मीडियम में ट्रैवल करती है, ठीक है। तो लाइट क्या होती है, या तो नॉर्मल की तरफ बैंड होती है या नॉर्मल से अवे बैंड होती है। वो डिपेंड करता है कि हम रेयर मीडियम से डेंसर में जा रहे हैं या डेंसर से रेयर में जा रहे हैं, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहे हैं या फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं एक कंडीशन, जैसे कि हमारे पास क्या है, एक दो मीडियम जो हैं एक इससे लाइन से डिफ्रेंशिएट है। मान लो ऊपर हमारे पास एयर है, ठीक है, नीचे हमारे पास क्या है, वाटर है।
अब हमें पता है कि एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ज़्यादा होती है और वाटर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, कम होती है। जब रे ऑफ लाइट आके इसके ऊपर इंसिडेंट करती है, ठीक है, रे ऑफ लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करती है, तो क्या होता है कि जहाँ पे इंसिडेंट कर रही है उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट पॉइंट बोलेंगे। और उसके ऊपर अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। तो ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। अब रे ऑफ लाइट एयर से वाटर के अंदर जा रही है, तो यहाँ पे देखो एयर जो होती है ये हमारा रेयर मीडियम होती है, ठीक है, ये हमारा रेयर मीडियम है, और वाटर जो है ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल ये क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। जैसे कि हमें पता है कि लाइट का जो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन होता है, तो ये जानी तो चाहिए थी ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, लेकिन ये बैंड हो रही है कहाँ, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो ये रेयर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है। और अगर ये डेंसर से रेयर में जाती है, मान लो ऊपर वाला मीडियम हमारा क्या है, डेंसर है, मान लो ऊपर वाला मीडियम ग्लास है और नीचे वाला एयर है, तो डेंसर से अगर रेयर में जा रही है तो ये क्या हो जाती है, इस टाइप से इंसिडेंट करती है, ये हमारे पास यहाँ नॉर्मल है, और ये क्या करती है, ये अगर ऐसे स्ट्रेट जानी चाहिए लेकिन ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। मतलब लाइट का बैंड हो जाना अपनी स्ट्रेट लाइन से जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि ये रेयर से डेंसर जा रही है या डेंसर से रेयर जा रही है, ठीक है। तो इस टाइप से इसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। अब हम इसके लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन की जगह रिफ्रैक्शन के भी 2 लॉ होते हैं। फर्स्ट जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो ये है कि इंसिडेंट रे वो रे होती है जहाँ पे कोई भी रे किसी भी सतह के ऊपर क्या करती है, इंसिडेंट करती है। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और हमारी रिफ्रैक्टेड रे, हमारी रिफ्रैक्टेड रे, तीनों ही रे क्या होंगी, लाइज इन सेम प्लेन, सेम प्लेन के अंदर लाई करेंगी ये, ठीक है। अब सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक मीडियम हमने लिया था, 2 मीडियम थे, ठीक है, लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट कर रही है, ये नॉर्मल है, ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और यहाँ पे ये क्या कर रही है, बैंड हो रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल के बीच में और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल है वो हमारा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो इस टाइप से सेकंड लॉ ये कहता है कि साइन ऑफ एंगल आई, साइन ऑफ एंगल आई मतलब साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो रिफ्रैक्शन एंगल है, ठीक है, दोनों का रेशियो एक कांस्टेंट के बराबर होता है, और उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है, साइन आई और साइन आर दोनों का रेशियो किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर होता है, और म्यू को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और इसी को ही एक नाम देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं, स्नेल्स लॉ, ठीक है, स्नेल का नियम बोलते हैं, क्योंकि स्नेल नाम के साइंटिस्ट ने ये लॉ दिया था। तो सेकंड लॉ हमारे पास क्या कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एक कांस्टेंट के बराबर होता है, और उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो इस टाइप से ये हमारा रिफ्रैक्शन का फिनोमिना कंप्लीट होता है यहाँ पर, और इसके जो रे डायग्राम होंगे लेंस के लिए वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज हम लाइट का टॉपिक पढ़ रहे हैं। लास्ट 3 पार्ट में हम लाइट का टॉपिक कवर कर चुके हैं बहुत सारा। अभी हमारा लाइट का 4th टॉपिक है,
ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्म्ड यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। हमने लास्ट क्लास में अपवर्तन के बारे में पढ़ा था। जो रिफ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, वन मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या चली जाती है, जैसे लाइट चली जाती है तो उसका बैंड हो जाना क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो रिफ्रैक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम लेंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, कि लेंस के अंदर रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले लेंस कैसे बनाना है, देखो जब दो मिरर आपस में एक दूसरे से मिला दिए जाते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है, लेंस बनता है। तो ये जो मिरर मैंने बनाया है ये हमारा क्या है, मिरर, दो मिरर कॉन्वेक्स मिरर मिलके आपस में जो ये लेंस बना है ये कॉन्वेक्स लेंस बना है। लेकिन इसका अंदर का साइड जो है वो पॉलिश नहीं है, बिना पॉलिश किए हुए जब हमने दो मिरर आपस में ऐसे मिलाए हैं तो ये हमारा जो लेंस बन रहा है ये कॉन्वेक्स लेंस बन रहा है। और कॉन्केव लेंस कैसा होगा, जैसे कि हमने दो कॉन्केव मिरर को आपस में इस साइड से कर रखा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्केव। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और ये हमारा कॉन्केव लेंस है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स लेंस दोनों से किस टाइप की हमें इमेजेस मिलती हैं, क्या डिफरेंस होता है उन दोनों की इमेजेस के अंदर, वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, देखो हमने कॉन्वेक्स लेंस ले रखा है। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर हमें किस टाइप की इमेज मिलेगी, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट के ऊपर है। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट के ऊपर है तो देखो इसके अंदर क्या होता है, दो हमारी फोकस होती हैं F1 और F2। दो फोकस कैसे होंगी, जैसे कि हमें पता है कि दो स्फेरिकल मिरर के पार्ट से मिलके बना हुआ है। जैसे कि हम अगर ये देखें, इसका अगर पूरा कंप्लीट करें तो ये स्फीयर इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, और ये सेकंड वाला जो पार्ट है इसका अगर हम कंप्लीट स्फीयर करें तो इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, जब दो स्फीयर का पार्ट हमने लिया है, इस स्फीयर का ये वाला पार्ट और इस स्फीयर का ये वाला पार्ट, और इनको हमने आपस में मिलाया है तो ये जो लेंस बना है इसको हमने क्या किया है, कॉन्वेक्स लेंस का नाम दिया है। तो अब इस वाले स्फीयर की अलग सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी, इस वाले स्फीयर की अलग सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी, इसलिए इसकी फोकस अलग होगी, इसकी फोकस अलग होगी। ठीक है, और जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं और उस लाइन को हम आपस में अटैच कर रहे हैं दोनों कॉर्नर से, तो जहाँ पे ये जो पॉइंट आता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट लिया हमने इनफाइनाइट के ऊपर, ये क्या कर रहा है, इस कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर फॉल कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट के ऊपर है तो वो इसमें से रिफ्रैक्ट होके रे ऑफ लाइट जो है वो F2 फोकस ऑफ पॉइंट के ऊपर मिलेंगी। मतलब यहाँ पे जो हमें इमेज मिल रही है वो बिल्कुल ही पॉइंट साइज की इमेज मिल रही है। ठीक है, बिल्कुल ही पॉइंट साइज की इमेज मिल रही है और स्मॉल साइज की है, और लेंस से क्या क्या मिल रही है, हमें यहाँ पे दूसरी साइड में इमेज मिल रही है। अब हम क्या करेंगे, अवे फ्रॉम द 2F1, अब हम किसी फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रख के देखेंगे कि हमें किस टाइप की इमेज मिलेगी। जैसे कि हमने कहाँ रखा है, अवे फ्रॉम द 2F1, 2F1 पॉइंट से अवे हमने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वन रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी पास होके। ठीक है, सेकंड रे ऑफ लाइट क्या होगी, यहाँ पे इंसिडेंट होके F2 जो फोकस पॉइंट है उससे क्या हो जाएगी, पास ऑन होगा। ये दोनों आपस में जहाँ पे भी मिलेंगी, दोनों रे जहाँ पे आपस में मिलेंगी वहाँ पे हम क्या करेंगे, इमेज बनाएंगे। तो ए बी ऑब्जेक्ट की हमने A' इमेज बनाई है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर अवे फ्रॉम 2F1 हमने ऑब्जेक्ट रख रखा है तो इमेज जो मिलेगी वो हमें F2 और 2F2 दोनों के बीच में मिलेगी, और उसका जो साइज होगा वो इसके कंपैरिजन में क्या होगा, स्मॉल होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हमें जो इमेज मिल रही है वो हमें क्या मिल रही है, स्मॉल इन साइज और इन्वर्टेड हमें मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे इससे स्मॉल साइज की है और इन्वर्टेड इमेज हमें मिल रही है। ठीक है, थर्ड केस क्या आ जाता है, थर्ड केस क्या आ जाता है, एट 2F1। सबसे पहले हमने इनफाइनाइट के लिए ली, ठीक है, फिर हमने 2F1 से अवे ली। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एट 2F1, 2F1 पॉइंट के ऊपर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमें इमेज क्या मिलती है, A' मिलती है। तो वो हमें क्या मिलती है, 2F2 पॉइंट के ऊपर वो हमें इमेज मिलेगी, और वो क्या मिलेगी, सिमिलर साइज की मिलेगी। जैसे जैसे हम इसके डिस्टेंस को लेंस के नज़दीक लेके जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को, इमेज का साइज जो है वो हमें इंक्रीज होके मिल रहा है। तो यहाँ पे
2F1 पॉइंट के ऊपर हमें A डैश B डैश मिलेगी, वो क्या होगी, बिल्कुल ही AB के साइज की होगी, ठीक है, और क्या होगी, इससे इन्वर्टेड होगी। फोर्थ केस क्या आता है, एट बिटवीन F1 एंड F2। जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लेते हैं, F1 और 2F1 दोनों पॉइंट्स के हम बीच में लेते हैं। जब हम F1 एंड 2F1 के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो वहाँ पे जो इमेज हमें मिलती है वो 2F2 से आगे हमें मिलेगी, ठीक है। AB साइज की हमने इमेज ली है, ठीक है। ये एक लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होके निकलती है और दूसरी लाइट जो है वो F2 फोकल लेंथ से होके निकलती है। A डैश B डैश हमें क्या मिल रही है, इमेज मिल रही है। तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट की तरफ शिफ्ट होंगे हमें क्या मिलेगी, लार्ज साइज की इमेज मिलती जाएगी। मतलब जब हमारे पास 2F2 इनफाइनाइट के ऊपर थी हमें पॉइंट साइज की इमेज मिली थी, 2F1 से अवे थी तो हमें F2 और 2F2 के बीच में मिली थी, लेकिन इससे स्मॉल साइज की थी। जब हम 2F1 के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट लिया तो 2F2 के ऊपर हमें इमेज मिली थी, वो इक्वल साइज की मिली थी। अब हमने F1 और 2F1 दोनों के बीच में लिया है तो हमें 2F2 से अवे इमेज मिली है और वो इमेज जो है वो हमारी क्या है, लार्ज साइज की है, इन्वर्टेड है बट लार्ज साइज की है। एट F1 जब हम 2F1 के ऊपर 2F1 से आगे जैसे F1 आता है तो F1 के ऊपर अगर हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो ऑब्जेक्ट देखो हमारा जैसे पॉइंट साइज है तो वो क्या कर देता है, लाइट को इस टाइप से रिफ्रैक्ट कर देता है, रिफ्रैक्ट कर देता है, तो हमें कोई भी उसके ऊपर इमेज नहीं मिलती, वो हमें बैक रिफ्रैक्ट होके हमें क्या है, पॉइंट साइज की ही इमेज दे देता है। उसके बाद है बिटवीन F1 एंड द ऑप्टिकल सेंटर। अगर हम ऑब्जेक्ट को F1 फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर दोनों के बीच में रखते हैं तो दोनों रे ऑफ लाइट कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी, दोनों रे ऑफ लाइट कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी। तो हम क्या करते हैं, उनको बैक एक्सटेंड करते हैं, दोनों को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, A डैश B डैश इसकी इमेज मिलेगी। तो ये जो इमेज हमें मिल रही है यहाँ पे, ये क्या है, इससे लार्ज साइज की है, ठीक है। तो लास्ट केस में हमें क्या मिल रहा है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी साइज हमें क्या मिल रही है, इंक्रीज होके मिल रही है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होके मिल रही है, लेकिन ये रियल नहीं है, ये क्या है, ये इसकी इमेजिनरी इमेज हमें मिल रही है, वास्तविक नहीं है, आभासी हमें मिली है। और क्योंकि ये क्या है, जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लिया है उसी के साइड में मिल रही है और लार्ज इन साइज मिल रही है, ठीक है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ये इमेज हमें मिली है ये क्या मिली है, हमें लार्ज साइज की मिली है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉनकेव लेंस की इमेज के बारे में पढ़ेंगे कि जो कॉनकेव लेंस है उसकी इमेज कैसे बनती है और किस टाइप का क्या नेचर उसका होता है। जैसे कॉन्वेक्स लेंस की हमने पढ़ी है, तो कॉनकेव लेंस हमें पता है कैसे बनता है, दो कॉनकेव मिरर आपस में जब कंबाइन हो जाते हैं और उसके हम किसी भी पार्ट को पॉलिश नहीं करते, तो यहाँ पे ये दोनों कॉनकेव मिरर अगर हमने कंबाइन किए हैं एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे ये हमारा जो मिरर बन गया है, ये कौन सा, ये जो लेंस बन गया ये कौन सा बन गया, कॉनकेव लेंस बन गया, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस में हम एक ही केस के बारे में स्टडी करते हैं मोस्टली। ए बी हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में से हमने क्या निकाले, दो रे इसमें से अगर निकल रही हैं तो यहाँ पे देखो एक रे क्या करती है, यहाँ पे इंसिडेंट करके उधर रिफ्रैक्ट हो जाती है और दूसरी रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट हो जाती है। तो ये दोनों रे कहीं भी एक दूसरे को कट आउट नहीं करेंगी। तो जहाँ पे दो रे एक दूसरे को कट आउट नहीं करती तो हम उनको क्या करते हैं, बैक एक्सटेंड करते हैं। तो यहाँ पे हमने इस रे को बैक साइड में एक्सटेंड किया है, तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को कट कर रही है। तो यहाँ पे ये हमारे पास A डैश B डैश इसकी इमेज मिल गई। तो मतलब कॉनकेव लेंस का यूज़ करके जो हमें इमेजेस मिलती हैं वो हमें क्या मिलती हैं, रियल मिलती हैं। जिस साइड हमने ऑब्जेक्ट लिया है उसी साइड हमें क्या मिल रही है, इमेज मिल रही है, इरेक्ट मिलेंगी, ठीक है। और क्या मिलेगी, साइज में क्या मिलेगी, स्मॉल मिलेगी, ठीक है। जिस साइड हमने ऑब्जेक्ट लिया है उसी साइड अगर हमें इमेज मिलेगी तो वो इमेजिनरी होगी, ठीक है, रियल नहीं होगी, इमेजिनरी होगी। तो ए बी की A डैश B डैश हमें इमेज मिली है, वो हमें क्या मिली है, इमेजिनरी मिली है, स्मॉल मिली है और इरेक्ट मिली है। इरेक्ट का मीनिंग होता है कि वो सीधी है, ठीक है, इन्वर्टेड नहीं है, उल्टी नहीं है। अब देखो इतने सारे जो इमेजेस हमने याद की हैं मिरर के बारे में, लेंस के बारे में, अब इनको हम याद कैसे रखेंगे। इनको याद करने का एक तरीका है,
हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, 4 तरीके के हमारे पास मिरर और लेंस हो गए। तो इनमें कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, ठीक है। जो हमें कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो इमेजेस मिलती हैं वैसे ही इमेजेस हमें कॉनकेव लेंस के लिए मिलेंगी। मतलब कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस, ठीक है। और कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, मतलब जो मिरर हम लेंगे कॉन्वेक्स लेंगे तो हमें कॉनकेव लेंस मिलेगा, और जो कॉनकेव मिरर हम लेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। तो एक दूसरे के अपोजिट में इनकी क्या है, सिमिलरिटीज़ हैं। तो यहाँ पे देखो कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमें स्मॉल, इरेक्ट और इमेजिनरी इमेज मिली थी, जो हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। और इस क्लास में हमने स्टडी किया था कि कॉन्वेक्स जो लेंस है उसके लिए हमें क्या मिलेगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। कॉनकेव लेंस के लिए हमें स्मॉल, इरेक्ट और इमेजिनरी, मतलब हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, और कॉनकेव लेंस दोनों के अंदर बिल्कुल सिमिलरिटी है, सेम हमें इमेजेस मिलेंगी। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर का याद कर लेते हैं तो कॉनकेव लेंस का हमें इसी से ही रिलेट करके हम इसको याद कर लेंगे। और जैसे कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर से हमें रियल और इन्वर्टेड इमेज मिल रही है, तो वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस हमें क्या दे रहा है, रियल और इन्वर्टेड मिल रहा है। मतलब ये एक दूसरे के रिवर्स में मिरर और लेंस होके क्या कर रहे हैं, एक जैसी इमेजेस हमें दे रहे हैं। तो इस टाइप से ये इसको याद करने का तरीका था, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम आगे नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो इसमें हम पढ़ रहे थे लाइट चैप्टर, और लाइट चैप्टर के 4 पार्ट हम कर चुके हैं। ये जो हमारी वीडियो है ये 5th पार्ट है लाइट चैप्टर का। तो लास्ट क्लास में हमने रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया था। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो वो डिपेंड करती है कि वो रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है या फिर डेंसर से रेयर में जा रही है। आज हम पढ़ेंगे जो फॉर्मूलाज यूज होते हैं रिफ्रैक्शन के लिए, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है वो लेंस फॉर्मूला है। रिफ्रैक्शन का जो फिनोमिना है वो लेंस के अंदर होता है। तो लेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, मतलब 1/v माइनस 1/u। v क्या होता है, हमारी इमेज की डिस्टेंस होती है, और u क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है। मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला दोनों एक दूसरे से थोड़े से सिर्फ इस साइन की वजह से डिफरेंट हैं, ठीक है। इसके अंदर नेगेटिव साइन होता है, और मिरर फॉर्मूला के अंदर हमने पीछे पढ़ा था 1/v प्लस 1/u होता है। उसके बाद है पावर ऑफ द लेंस। जो लेंस है उसकी पावर को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, लेंस की जो पावर होती है वो क्या होती है, जब हम फोकल लेंथ को इन्वर्स कर दें, उल्टा कर दें, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, पावर होगी। और जो फोकल लेंस है, फोकल लेंथ जो है उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा मीटर में होती है, ठीक है। जब हम पावर को डिटरमाइन करते हैं तो हमें फोकल लेंथ की वैल्यू को मीटर में लेना है। तो P इज इक्वल टू 1/f। और जो पावर है इसकी SI यूनिट डायप्टर होती है। डायप्टर, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावर जो है, लेंस की पावर है, उसको किस में मेज़र करते हैं, तो डायप्टर में मेज़र करते हैं। अब हम देखेंगे ऐसे फॉर्मूला जिसमें हम 2 लेंस को आपस में कंबाइन कर दें। जब 2 लेंस को आपस में कंबाइन कर दिया जाता है तो उसकी फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है और उसकी पावर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो, अगर हमने 2 लेंस को कंबाइन कर दिया आपस में, और एक लेंस की फोकल लेंथ जो है वो f1 है और दूसरे लेंस की फोकल लेंथ वो f2 है, तो टोटल दोनों की फोकल लेंथ जो होगी वो कैपिटल F से हम डिनोट करेंगे। तो उसकी वैल्यू 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 के बराबर होगी, ठीक है। तो ये वाली जो फोकल लेंथ है ये हम इससे डिटरमाइन करेंगे 1/f1 प्लस 1/f2 की वैल्यू को, मतलब दोनों की फोकल लेंथ के इनवर्स को ऐड करके, और फिर हम क्या करेंगे, उसकी कंबाइन की जो फोकल लेंथ की वैल्यू है वो डिटरमाइन करेंगे। उसके बाद देखो 2
इफ़ टू लेंस हैव द डी डिस्टेंस, मतलब दोनों के बीच में दो लेंस हम आपस में कंबाइन कर रहे हैं, लेकिन उनको बिल्कुल एक दूसरे के साथ टच किए बिना हम क्या करते हैं, डी डिस्टेंस के ऊपर उनको रखते हैं। तो उस टाइम पे फोकल लेंथ क्या होगी, 1/f, कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस df1/f2। मतलब जो डी डिस्टेंस हम करेंगे तो उसके लिए माइनस df1 f2 क्या करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे उनकी फोकल लेंथ में से। तो ये जो f होगी, कैपिटल F, ये क्या होगी, जब हम दो लेंस को कंबाइन करते हैं उनके लिए फोकल लेंथ होगी। अब देखो पावर, अगर हमें पावर डिटरमाइन करनी है, अगर हमने दो लेंस को आपस में कंबाइन कर रखा है तो वहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, P से हम डिनोट करेंगे P1 प्लस P2, मतलब दोनों लेंस के सम के इक्वल होगी, दोनों लेंस की पावर के सम के इक्वल होगी पावर जब हम दो लेंस को कंबाइन करते हैं। और अगर हम दो लेंस को डी डिस्टेंस के ऊपर रखते हैं तो उसके लिए जो पावर होगी, इक्विवेलेंट पावर, वो क्या होगी, P1 प्लस P2 माइनस dP1P2। मतलब dP1P2 वाली क्वांटिटी को हम इसमें से माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी पावर की वो क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट पावर हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो फॉर्मूलाज हैं ये हमारे लेंस के लिए फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, अब कल हमने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, एंगल साइन आई डिवाइडेड बाय एंगल आर, साइन ऑफ एंगल आर, मतलब साइन आई क्या होगा, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट, और साइन आर क्या हो जाएगा, साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल। ठीक है, तो दोनों का रेशियो अगर हम लें तो वो एक कांस्टेंट के बराबर होता है और उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो होती है, बहुत सारे ये मान सकते हो कंपाउंड के लिए फिर या फिर कुछ ऑब्जेक्ट के लिए क्या होती है, इसकी फिक्स वैल्यू होती है, कुछ कंपाउंड के लिए इसकी फिक्स वैल्यू होती है और वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है कि ये जो है कंपाउंड, इसकी क्या वैल्यू है। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिख रखी हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं सारी। सबसे कम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो एयर का होता है। एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है 1.0003। ठीक है, 1.0003, तो ये क्या है, सबसे लोवेस्ट वैल्यू होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। उसके बाद आइस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू होती है 1.31 और वाटर के लिए होती है 1.33, अल्कोहल के लिए होती है 1.36, केरोसिन के लिए होती है 1.44, फ्यूज्ड क्वार्ट्ज के लिए होती है 1.46, ट्रेपेनॉइड ऑयल के लिए होती है 1.47, बेंजीन के लिए होती है 1.50 और जो हाईएस्ट वैल्यू होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वो डायमंड के लिए होती है 2.42। तो ये वैल्यू हमसे डायरेक्ट पूछी जाती हैं कि ये जो कंपाउंड है इसके लिए ये बताओ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या वैल्यू है। एक चीज़ और, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, क्योंकि वो साइन ऑफ एंगल ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ आर के रेशियो के बराबर है, या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के रेशियो के बराबर होता है। तो उसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों जगह सेम क्वांटिटी हो गई, तो कोई उनकी यूनिट जो होती है वो आपस में कैंसिल आउट कर जाएगी स्पीड की। ठीक है, इसके अलावा एक जो फॉर्मूला होता है वो ये वाला फॉर्मूला है। अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, ठीक है, हमें फोकल लेंथ की वैल्यू दे रखी है और दो लेंस में से हमें एक लेंस की रेडियस दे रखी है, दूसरी लेंस की हमें रेडियस ज्ञात करनी है, या फिर हमें फोकल लेंथ और रेडियस की वैल्यू दे रखी है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज़ होगा। काफ़ी न्यूमेरिकल्स में इसको यूज़ किया जाता है। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अगर हमारे पास इनमें से कोई भी तीन वैल्यू हैं तो हम फोर्थ की इसमें से क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये क्या बताता है, हमें आपस में इनके रिलेशन के बारे में बताता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि तो एक और हमारे पास जैसे मैग्निफिकेशन होता है जिसको हम m से डिनोट करते हैं, तो m की वैल्यू जो होती है वो माइनस जो होती है वो v/u के बराबर होती है। तो v यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ हमारे पास इमेज का, और u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का। तो इस टाइप से ये जो फॉर्मूलाज हैं ये हमारे रिफ्रैक्शन के अंदर यूज होते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि रिफ्रैक्शन जो फिनोमिना है वो हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ देखने में यूज आता है। तो रिफ्रैक्शन का अगर सबसे पहला एग्जाम्पल देखा जाए तो जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है वो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ही होता है, क्योंकि जो देखो जो स्टार्स हैं
वो क्या करेंगे, एक सोर्स ऑफ लाइट का काम करते हैं। और जैसे जैसे अर्थ की साइड उनका प्रकाश आता है तो क्या होता है कि बहुत सारी एयर्स, कहीं पे एयर की अमाउंट ज़्यादा है, कहीं पे एयर की अमाउंट कम है, कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं पे टेम्परेचर कम है, तो उस वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू के अंदर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन वहाँ पे होता है, ड्यू टू डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्शन का फिनोमिना वहाँ पे होता है। इस टाइप से वो हमें क्या होते हैं, ट्विंकलिंग करते हुए दिखते हैं। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है वो रिफ्रैक्शन का एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो मिराज हम जिसको बोलते हैं वो क्या है, वो भी एक एग्जाम्पल है इसका रिफ्रैक्शन का, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि हमने किसी ग्लास के अंदर हमने पानी डाल रखा है, ठीक है, और उस ग्लास के अंदर क्या है, कोई भी नीचे सिक्का गिरा हुआ है तो वो हमें उभरा हुआ दिखता है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखता है, या फिर कोई पेंसिल हमने इसमें डाली है तो जहाँ पे बाहर वाला मीडियम मतलब एयर और वाटर जहाँ पे एक दूसरे से अलग होते हैं, तो वो जो लाइन है वो क्या करती है, एक इंटरफेरेंस का काम करती है। एक मीडियम जो है वो रेयर हो जाता है और दूसरा मीडियम डेंसर हो जाता है, तो वो पेंसिल हमें उस पानी में मुड़ी हुई दिखती है। जब हम उस पेंसिल या फिर कोई भी पेन, कोई भी वस्तु हम पानी के अंदर डालते हैं तो वो ऊपर उठी हुई दिखती है, या फिर जैसे पेंसिल पेन डालते हैं तो वो बीच में से टूटा हुआ दिखता है, तो वो ड्यू टू रिफ्रैक्शन के फिनोमिनाज की वजह से होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट फिनोमिना है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है, नेक्स्ट फिनोमिना है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब हमारे पास कोई भी ऐसा मीडियम है, देखो जैसे कि हम रिफ्रैक्शन के अंदर क्या देखते हैं कि जब जैसे हमारे पास डेंसर से रेयर के अंदर कोई भी रे ऑफ लाइट जाती है, ठीक है, डेंसर से रेयर की तरफ जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे नॉर्मल बनी हुई है, ठीक है। डेंसर से रेयर के अंदर हमारे पास कोई रे ऑफ लाइट जाती है तो वो क्या करती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाती है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जैसे ये इसने इसमें एंटर किया तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई यहाँ से। तो जैसे जैसे हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज करते जाते हैं तो जो रिफ्रैक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी ज़्यादा होता जाएगा। तो क्या होगा कि एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट को 90 डिग्री कर दिया जाए तो हमें पता है कि म्यू जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसके बराबर होता है, साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर होता है, ठीक है। वो किसके बराबर होता है, साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक रे को इसके ऊपर इंसिडेंट किया है, तो जो रे इंसिडेंट हो रही है अगर वो एंगल 90 डिग्री का है तो मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो गया यहाँ पे 90 डिग्री का, और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू 1 अपॉन साइन आर के बराबर आ जाएगी। तो जहाँ पे साइन आई हम 90 डिग्री लेते हैं तो जो आर होती है, आर जो एंगल होता है उसको हम क्रिटिकल एंगल का नाम दे देते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू साइन 1 अपॉन साइन सी के बराबर हो, मतलब आर की वैल्यू जहाँ पे आई एंगल 90 डिग्री का होता है वहाँ पे आर की वैल्यू जो होती है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल ऐसा एंगल होता है जहाँ पे इंसिडेंट लाइट अगर 90 डिग्री के ऊपर उसके ऊपर इंसिडेंट कर रही है इंटरफेस के ऊपर तो वो मैक्सिमम बैंड कर जाती है। हमारी जो इंसिडेंट लाइट है वो क्या करती है, उसी मीडियम के अंदर बैंड हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे हम उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो फिनोमिना है वो किस किस के अंदर यूज होता है, इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का वो है डायमंड। डायमंड का जो चमकना होता है, जो शाइनिंग होती है, डायमंड की जो चमक होती है वो किसकी वजह से होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होती है। डायमंड के लिए जो क्रिटिकल एंगल है उसकी वैल्यू जो होती है वो 24 डिग्री होती है,
ठीक है। 24 डिग्री के अंदर डायमंड के अंदर क्या होता है, 24 डिग्री उसके क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है। तो उसकी जो चमक है वो किसकी वजह से होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना की वजह से होती है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो बेस्ट एग्जाम्पल होता है। सेकेंड एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर होता है। फाइबर्स का यूज किया जाता है सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए, और कोई भी नॉइस ना हो, बाहर का इंटरफेरेंस ना हो, उसके लिए हम फाइबर्स का यूज करते हैं। तो फाइबर्स के अंदर कैसे बनाया जाता है, फाइबर्स को ऐसे बनाया जाता है जैसे कि अंदर वाला जो मटेरियल यूज करते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है, और इसके बाहर एक और लेयर बनाई जाती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम होता है। तो बाहर वाला जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और अंदर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज़्यादा है। तो लाइट जो है वो क्या करती है, जैसे कि एक बार अंदर एंटर कर गई तो वो इसी के अंदर ही इस टाइप से क्या हो जाती है, रिफ्रैक्टेड होती रहती है, वो इससे बाहर नहीं निकल पाती और बाहर का नॉइस भी इसके अंदर एंटर नहीं कर पाता। तो ऑप्टिकल फाइबर्स जो होते हैं वो बेस्ट एक एग्जाम्पल है आज के टाइम में। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी जो है वो हमें ऑप्टिकल फाइबर्स की वजह से ही मिली है। ठीक है। तो ये दोनों ही डायमंड और ऑप्टिकल फाइबर ये दोनों ही अच्छे एग्जाम्पल हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ठीक है। तो इसके लिए आज का चैप्टर हम इतना ही करेंगे। आगे के जो टॉपिक्स हैं हमारे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो हम लाइट की सीरीज़ कर रहे थे, लाइट चैप्टर जो है हमारा साइंस का, तो उसमें हम 5 पार्ट कर चुके हैं। ये हमारा 6th पार्ट है लाइट का। तो काफ़ी सारे फिनोमिनाज हमने डिस्कस कर लिए थे, जैसे कि रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है। अब हम डिस्पर्जन का फिनोमिना पढ़ेंगे। आगे वाले जो फिनोमिनाज हैं, डिस्पर्जन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, पोलराइजेशन हो गया, डाइफ्रैक्शन हो गया और स्कैटरिंग हो गया। तो ये सारे फिनोमिना आज हम डिस्कस करेंगे, क्या ये फिनोमिना होते हैं और हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर इनका यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम करेंगे डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है, देखो, व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम द प्रिज्म, जब लाइट प्रिज्म में से पास की जाती है तो वो क्या हो जाती है, 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। 7 कलर में लाइट का 7 कलर में डिवाइड होना क्या कहलाता है, डिस्पर्जन कहलाता है। जैसे कि हमारे पास ये प्रिज्म है। ठीक है। प्रिज्म में से हमने क्या किया है, व्हाइट लाइट यहाँ से पास की है। ठीक है। ये जो लाइट है ये क्या है, हमारी व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट इसमें से पास की है तो ये 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। वी से वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इस टाइप से 7 कलर में डिवाइड होती है। तो लाइट का 7 कलर में डिवाइड हो जाना क्या कहलाता है, डिस्पर्जन का फिनोमिना कहलाता है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि डिस्पर्जन का फिनोमिना है, 7 कलर में डिवाइड हो जाना लाइट का, वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है। जैसे कि सबसे पहले हमने प्रिज्म में ही देखा। ठीक है। प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास करते हैं तो वो 7 कलर में डिवाइड होती है। इसके अलावा 7 कलर हम रेनबो के अंदर भी देखते हैं। रेनबो जो हमें मिलता है बहुत ही ब्यूटीफुल सा 7 कलर में होते हैं उसके अंदर, यही वाले। ठीक है। तो रेनबो जो होते हैं, रेनबो के अंदर अकेला डिस्पर्जन का फिनोमिना नहीं होता, रेनबो के अंदर रिफ्लेक्शन भी होता है और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन भी होता है और डिस्पर्जन भी होता है। तीनों फिनोमिना जो हैं रेनबो के अंदर होते हैं। रेनबो जो होते हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो। 2 टाइप के रेनबो बनते हैं। आपने कभी ध्यान से देखा हो, देखो प्राइमरी रेनबो क्या होता है, प्राइमरी रेनबो के अंदर रेड कलर जो होता है वो आउटसाइड में होता है। जैसे इस टाइप से रेनबो बनता है तो सबसे बाहर वाला जो कलर वो रेड अगर आउटसाइड है और पर्पल कलर जो है वो अंदर की साइड है, इनसाइड है, तो वो जो हमारा बन रहा है रेनबो वो हमारा क्या है, प्राइमरी रेनबो है। उसके बाद देखो सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो क्या होगा, जिसमें पर्पल कलर जो है वो आउटसाइड हो और रेड कलर अगर इनसाइड होता है, तो वो जो रेनबो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रेनबो बोलते हैं। दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, देखो प्राइमरी रेनबो के अंदर 2 टाइम रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन का फिनोमिना 2 टाइम होता है और 1 टाइम जो होता है वो रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है। और सेकेंडरी रेनबो के अंदर 2 टाइम रिफ्रैक्शन होता है और 2 टाइम ही रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होता है। तो ये डिफरेंस है और इस डिफरेंस की वजह से जो कलर की एडजस्टमेंट है वो अलग होती है। ठीक है। अब देखो रेनबो के साथ हम कलर भी कर लेते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर कौन से होते हैं।
ठीक है। तो प्राइमरी कलर होते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों कलर्स को क्या बोला जाता है? प्राइमरी कलर बोला जाता है। और सेकेंडरी कलर कौन से होते हैं? येलो, मिजेंटा और पिकॉक ब्लू, तीनों कलर क्या होते हैं? सेकेंडरी कलर होते हैं। ठीक है। तो इनमें से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ये आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद देखो डिस्पर्जन के फिनोमिना में हम इतना ही करेंगे। आगे हमारा जो फिनोमिना है वो है इंटरफेरेंस का। ठीक है। इंटरफेरेंस क्या होता है? नाम से ही रिप्रेजेंट करा है, जब दो वेव क्या करें? एक दूसरे को इंटरफेयर करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस बोलते हैं। व्हेन टू सेम फ्रीक्वेंसी वेव ट्रेवल विद ईच अदर, तो उसको क्या बोलते हैं? हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। इंटरफेरेंस दो तरीके का होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो इंटरफेरेंस होता है जिसमें दोनों वेव्स की क्रस्ट के ऊपर होती है और ट्रफ के ऊपर होती है, तो वहाँ पे जो ओवरऑल उनका एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर जैसे कि हमारे पास ये है, यहाँ पे टू वेव्स हैं हमारे पास, ये वन वेव है और सेकेंड वेव अगर बिल्कुल इसके ऊपर से होगी तो जो दोनों को मिला के हमें वेव मिलेगी वो क्या मिलेगी? हाई एम्पलीट्यूड की वेव मिलेगी। ठीक है, हाई एम्पलीट्यूड की वेव मिलेगी। तो इस टाइप का जो इंटरफेरेंस है इसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे बनेगा? जब टू वेव ऑफ लाइट क्या करें? एक दूसरे को क्रस्ट ट्रफ के ऊपर हो और दूसरे की ट्रफ जो है वो क्रस्ट के ऊपर हो। जैसे कि वन वेव मैंने बना दी है ऐसे, अगर सेकेंड वेव इस टाइप से इसमें एंटर करे कि ये जो है एक की क्रस्ट जो है दूसरे के ऊपर ट्रफ बने और दूसरे का जो ट्रफ है वो पहले के ऊपर क्या बने? क्रस्ट बने, तो इस टाइप की जो वेव बनेगी वो क्या होगी? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ओवरऑल अगर हम इसमें देखेंगे तो इसके अंदर टोटल एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। इस इंटरफेरेंस का फिनोमिना कहाँ पे यूज किया जाता है? देखो इंटरफेरेंस जो होता है, केरोसिन ऑयल की लेयर जो है, हम जैसे पानी लिया है हमने और उसके ऊपर हमने ऑयल डाल दिया, मान लो केरोसिन ऑयल हमने डाला है उसके ऊपर, जब लाइट उसके ऊपर गिरती है तो वो हमें मल्टी कलर दिखती है, चमकती हुई दिखती है, तो उसके अंदर कौन सा फिनोमिना होता है? इंटरफेरेंस का फिनोमिना होता है। उसके अलावा जैसे हम डेली लाइफ में देखें साबुन के जो बुलबुले होते हैं उनका भी जो कलर है वो भी हमें मल्टी कलर दिखता है, तो उसके अंदर भी कौन सा फिनोमिना होता है? इंटरफेरेंस का फिनोमिना होता है। कई बार हमें एग्जाम्पल दे के पूछ लेते हैं कि इसके अंदर कौन सा फिनोमिना हो रहा है, और कई बार हमें फिनोमिना लिख देते हैं और फिर नीचे पूछ लेते हैं कि इसके अंदर क्या है, कौन सा जो है फिनोमिना है इसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारा पोलराइजेशन का है। ठीक है। पोलराइजेशन क्या होता है? देखो, डिफरेंशिएट लॉन्गिट्यूडनल एंड द ट्रांसवर्सल वेव। तो पोलराइजेशन जो फिनोमिना है लाइट का वो क्या करता है? डिफ्रेंशिएट करता है लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर और ट्रांसवर्स वेव के अंदर। तो दोनों वेव को डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं, किसकी सहायता से कर सकते हैं? पोलराइजेशन के फिनोमिना की सहायता से कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा पोलराइजेशन का फिनोमिना हुआ है। ठीक है। पोलराइजेशन जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है। तो लॉन्गिट्यूडनल जो होती है वे उसके अंदर पोलराइजेशन होता नहीं है और ट्रांसवर्स के अंदर पोलराइजेशन होता है। तो पोलराइजेशन का फिनोमिना इन दोनों वेव्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी यूज किया जाता है। पोलराइजेशन के बाद जो नेक्स्ट फिनोमिना है वो डाइफ्रैक्शन का है और उसके बाद स्कैटरिंग का फिनोमिना है। तो डाइफ्रैक्शन क्या होता है? देखो, बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द ऑब्स्टेकल। हम लाइट मूव कर रही है और रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आता है तो वहाँ पे क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट की जो है छाया जो है वो पीछे बनती है उसके। ठीक है। तो ऑब्स्टेकल के आने के ऊपर लाइट का बेंड हो जाना, लाइट का मुड़ जाना क्या कहलाता है? डाइफ्रैक्शन का फिनोमिना कहलाता है। जैसे कि हमने देखा है कि साउंड वेव जो होती है उसके अंदर भी डाइफ्रैक्शन का फिनोमिना होता है। साउंड वेव भी, जैसे कि रूम है, रूम को अगर हम डोर को क्लोज कर देंगे तो हमारी जो वॉइस है वो बाहर नहीं जाती, या फिर बाहर की जो वॉइस है वो अंदर नहीं आती, क्योंकि जो साउंड है वो क्या होती है, अगर उसको जाने के लिए रास्ता मिलेगा तो वो एक रूम से दूसरे रूम में जा सकती है। ठीक है। तो अगर हमने गेट को बंद कर दिया, डोर क्लोज कर दिया, तो वहाँ पे क्या हो गया? एक ऑब्स्टेकल हो गया एक तरीके से, तो वो वहाँ से पास आउट नहीं होगी। ठीक है। तो ये डाइफ्रैक्शन का फिनोमिना होता है। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये, लेकिन फिर भी हमने इसके बारे में स्टडी किए। आगे देखो स्कैटरिंग का फिनोमिना, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फिनोमिना है लाइट में जो वो है स्कैटरिंग का फिनोमिना। स्कैटरिंग क्या होती है? देखो,
स्कैटर ऑफ लाइट ड्यू टू द डस्ट पार्टिकल, जैसे कि सनलाइट आ रही है तो ड्यू टू डस्ट पार्टिकल वो लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। लाइट के स्कैटर होने से जो कलर है वो कलर जो सबसे कम वेवलेंथ जिसकी है वो कलर हमें दिखाई देता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल्स में देखें, स्काई लुक्स ब्लू, अगर हम देखें अंतरिक्ष में जो जाते हैं हमारे जो भी साइंटिस्ट होते हैं तो उनको स्काई का जो कलर है वो ब्लैक दिखता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में जो कलर है वो ब्लैक ही होता है स्काई का। लेकिन जब हम अर्थ के ऊपर हैं और यहाँ से हम कलर देख रहे हैं दिन में तो हमें ब्लू कलर दिखाई देता है स्काई का, लेकिन एक्चुअल कलर ब्लैक है। तो ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू स्कैटरिंग, स्कैटरिंग के फिनोमिना की वजह से स्काई का जो कलर है वो हमें दिन के टाइम पे ब्लू दिखाई देता है। रात के टाइम पे क्या होता है, लाइट नहीं होती, ठीक है, लाइट नहीं होती तो कोई स्कैटरिंग नहीं होती, और स्कैटरिंग नहीं होती तो वहाँ पे क्या होता है, हमें उसका कलर ब्लैक दिखाई देता है नाइट के टाइम पे, ठीक है। और जो दिन के टाइम में अगर हम अंतरिक्ष में गए हुए हैं तो वहाँ पे भी उनको ब्लैक कलर दिखाई देगा, क्योंकि आपको पता है जैसे कि अगर मून के ऊपर गए हुए हैं तो वहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है, हवा नहीं है, वहाँ पे मॉलिक्यूल्स नहीं हैं, तो वहाँ पे स्कैटरिंग का फिनोमिना नहीं होगा, ठीक है। तो दिन के टाइम में भी वहाँ पे ब्लैक दिखाई देगा, लेकिन स्काई का कलर जो है अर्थ से हमें दिन के टाइम में ब्लू दिखाई देता है, और ये स्कैटरिंग के फिनोमिना की वजह से होता है। इसका अदर एग्जाम्पल देखें, सी वाटर है, वो भी हमें क्या होता है, दिन के टाइम पे ब्लू दिखाई देता है, तो वो भी क्या है, स्कैटरिंग का ही एक एग्जाम्पल है। इसके बाद देखो, सन लुक्स रेड एट द टाइम ऑफ द सनराइज एंड सनसेट, सनराइज और सनसेट के टाइम पे सन जो है वो हमें रेड कलर का दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल कलर उसका वाइट होता है। तो क्यों हमें दिखाई देता है, ये भी क्या होता है, स्कैटरिंग के फिनोमिना की वजह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है लाइट का वो कंप्लीट होता है। हमने सारे फिनोमिनाज को बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिया है। एक बार फिर से हम सारे फिनोमिनाज को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले रिफ्लेक्शन का हुआ था, ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट का बेंड हो जाना। सेकंड जो है वो रिफ्रैक्शन का हमने किया था, वन मीडियम से दूसरे मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो उसका बेंड हो जाना क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। थर्ड फिनोमिना जो हमने किया था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किया था। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन क्या कहता है कि जब दो मीडियम अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हैं तो लाइट जो है वो क्या होती है, अलग तरीके से बैंड होती है, तो वो क्या कहलाता है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन कहलाता है। बहुत सारे यूजेस होते हैं जो हमने डिस्कस भी किए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्पर्जन का फिनोमिना किया था, लाइट का 7 कलर में डिवाइड हो जाना क्या कहलाता है, डिस्पर्जन कहलाता है। डिस्पर्जन के बाद जो है हमने पोलराइजेशन का किया था। पोलराइजेशन क्या करता है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव को डिफरेंशिएट करता है। डिस्पर्जन का फिनोमिना जो होता है, पोलराइजेशन का जो फिनोमिना होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर नहीं होता, ट्रांसवर्स वेव के अंदर होता है, उनको डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। उसके बाद डाइफ्रैक्शन का जैसे फिनोमिना हमने अभी पढ़ा है, लाइट का बैंड हो जाना, ठीक है, किसी भी ऑब्स्टेकल के आने पर लाइट का बैंड हो जाना क्या कहलाता है, डाइफ्रैक्शन कहलाता है। उसके बाद हमने स्कैटरिंग का फिनोमिना पढ़ा है। स्कैटरिंग क्या होती है कि लाइट का स्कैटर हो जाना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के ऊपर जब लाइट गिरती है तो लाइट का स्कैटर हो जाना क्या कहलाता है, स्कैटरिंग कहलाता है। तो इस टाइप से हमने हर एक फिनोमिना को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, और इसके 6 पार्ट में हमने ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।